पहले जो है हम लोगों ने थॉर्नडाइक का लर्निंग से रिलेटेड एक थ्योरी था जिसे हम लोगों ने जाना है, उसके थ्योरी, उनके एक्सपेरिमेंट को समझा, उनके कंक्लूजन को भी देखा है। इसके बाद हम लोगों ने के पास आता है थ्योरी ऑफ लर्निंग का जो दूसरा थ्योरी है जो लर्निंग से रिलेटेड है, वो किन्होंने दिया है? वो पावलॉव ने दिया है। पावलॉव ने एक थ्योरी दी है। पहले तो थॉर्नडाइक की थ्योरी थी, वो खत्म हो गई। अब दूसरा लर्निंग से रिलेटेड थ्योरी आता है, वो उसे किसने दिया है? पावलॉव ने दिया है। इसे हम कहते हैं पावलॉव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ये इसका हिंदी नीचे लिखा हुआ है। पावलॉव जो थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने क्या किया है? क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है जो कि किससे रिलेटेड है? लर्निंग से रिलेटेड है। लर्निंग में इसका यूज होता है। अब उनका क्या कहना था? थॉर्नडाइक का तो हमने समझ लिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे कुछ अपना कॉन्सेप्ट लगा के उस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके फिर उन्होंने लर्निंग को समझाया है। तो ये जो पावलॉव है जो एक मनोवैज्ञानिक है, उनका कहना था कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वो जन्म से ही कुछ नेचुरल टेंडेंसी या रिस्पॉन्स जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। इनका कहना यह था कि प्रत्येक व्यक्ति में जो होता है ना, वो जन्म से ही कुछ प्रवृत्ति होती है जो नेचुरल होती है, कुछ प्रवृत्ति और कुछ प्रतिक्रिया, कुछ रिस्पॉन्स उस व्यक्ति में जो होती है, प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही प्रेजेंट होती है। ठीक, और ये जो नेचुरल जो है टेंडेंसी और ये जो नेचुरल रिस्पॉन्स है जो जन्म से ही किसी भी व्यक्ति में प्रेजेंट है, वो व्यक्ति एक्सप्रेस कब करता है? तो जब कभी भी उसके सामने जो है नेचुरल स्टिमुलस आता है, तो ही वो जो है उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में क्या करता है? उस तरीके का वो नेचुरल टेंडेंसी या नेचुरल रिस्पॉन्स वो शो करता है। क्योंकि हम भी जान रहे हैं कि अलग अलग स्टिमुलस को लेके हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? अलग अलग होता है। तो पावलॉव का कहना था कि हमारा जो जन्म है, हम जन्म से ही जो होता है हमारे अंदर कुछ नेचुरल टेंडेंसी प्रेजेंट होती है या कुछ रिस्पॉन्स करने का तरीका प्रेजेंट होता है नेचुरली, और वो रिस्पॉन्स हम तभी करते हैं नेचुरली, उसको हम एक्सप्रेस तभी करते हैं उन चीजों को जब हमारे सामने क्या प्रेजेंट हो? कोई नेचुरल स्टिमुलस प्रेजेंट हो। ठीक है, तभी हम उसको क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगा हुआ है, जैसे उसके सामने खाने को लाया गया तो उसके मुंह से क्या हो गया? लार टपकने लगा, सेलिब्रेशन होने लगा बहुत ज्यादा। तो ये क्या था? व्यक्ति को भूख लगा हुआ था, जैसे ही खाना लाया गया उससे क्या होने लगा? लार टपकने लगा, उसके मुंह में क्या आ गई? पानी आ गई। अब ये जो मुंह में पानी आना है या लार टपकना है, ये क्या है? ये एक नेचुरल इनबॉर्न जन्म से ही प्रेजेंट एक टेंडेंसी या रिस्पॉन्स है जो कब एक्सप्रेस होता है? जबकि एक नेचुरल स्टिमुलस जो है उस व्यक्ति के सामने लाया जाता है, तब ये क्या होता है? एक्सप्रेस होता है। तो खाने का आना, उसके सामने भोजन का रखना, एक भूखे व्यक्ति के सामने भोजन को हमने रखा, तो भोजन क्या है? उस व्यक्ति के लिए क्या है? एक नेचुरल स्टिमुलस की तरह काम किया जो कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स शो कर रहा है कि व्यक्ति के मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया, टपकने लगा उसका। लेकिन अगर ये नेचुरल जो है, यहाँ पे कोई स्टिमुलस होता ही नहीं, तो क्या इस तरीके का रिस्पॉन्स तो होता? नहीं होता, क्योंकि ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए एक पर्टिकुलर तरीके का जो है स्टिमुलस का होना जरूरी है। उसके लिए जो है हम इसलिए ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं कि नेचुरल स्टिमुलस जो है वो होना चाहिए नेचुरल रिस्पॉन्स के लिए। ठीक, जब उन्होंने इस तरीके से किया, या फिर एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि कोई बहुत तेज आवाज से जो होता है ना, कोई व्यक्ति डर जाता है। ठीक है, कोई बहुत तेज से बोल दिया, शोर से जो है किसी व्यक्ति को डर लगता है, तो यहाँ पे जो शोर है, जो तेज वॉल्यूम या तेज साउंड है, वो क्या है? एक नेचुरल स्टिमुलस है। उससे क्या हो रहा है? उसके रिस्पॉन्स में हम क्या कर रहे हैं? हम डर रहे हैं। तो ये हमारा जो है इनबॉर्न नेचुरल टेंडेंसी या रिस्पॉन्स है, ये जन्म से ही प्रेजेंट है। खाना देख के हमें लार टपकाना है या हमारे मुंह में पानी आ जाएगा, ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है, इसे हमने अपने सोसाइटी से या एनवायरमेंट से सीखा नहीं है, बल्कि ये जन्म से ही प्रेजेंट है। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा, कुछ बुरा इवेंट हो जाएगा हमारे लाइफ में, हमें रोना आएगा, हम परेशान हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे, ये हमें कहीं भी सीखना नहीं पड़ता, बल्कि ये क्या है? प्रॉब्लम को लेके एक नेचुरल टेंडेंसी या एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो कब व्यक्ति रोएगा, परेशान होगा, दुखी होगा, जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम आएगा। तो प्रॉब्लम क्या हो गया? एक नेचुरल स्टिमुलस हो गया, और व्यक्ति का उदास होना, परेशान होना, हताश, निराश होना, वो क्या हो गया? एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो कि जन्म से ही मौजूद है। इसे व्यक्ति सीखता नहीं है, बल्कि ये जन्म से ही उसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये दो एग्जाम्पल से हमने इस चीज को समझाया कि नेचुरल स्टिमुलस और नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक, जब इस चीज को हम समझ लिए तो उन्होंने क्या कहा कि एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जो है इस चीज को समझा के फिर उन्होंने क्या किया? इसे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने समझाया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? जिस तरह थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था, पावलॉव ने भी जो है
जो उन्होंने कहा उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक स्टेन लिया, एक डॉग को उन्होंने क्या किया, जो एक भूखा कुत्ता था उसे उन्होंने क्या किया, स्टेन से बांध दिया। ठीक है, अब ये कुत्ता क्या है, भूखा है। अब क्या किया उन्होंने, उसके सामने क्या लेके गए, खाना लेके गए, भोजन लेके गए। ये कुत्ता भूखा है और जैसे ही इसके सामने भोजन लेके प्रेजेंट किया गया, भोजन को जो है रखा गया इस कुत्ते के सामने, तो क्या हो गया, कुत्ते के मुंह में पानी आ गया, कुत्ते का जो है वो लार टपकने लगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भोजन क्या कर रहा है, एक नेचुरल स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है, और डॉग का जो है लार का टपकना वो क्या है, वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन इस थ्योरी में जो है इसे नेचुरल वर्ड नहीं देके हम कह सकते हैं नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल स्टिमुलस या नेचुरल रिस्पॉन्स। लेकिन इन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड दिया। जब हम बात कर रहे हैं नेचुरल स्टिमुलस की, स्वाभाविक उत्तेजक, इसे हिंदी में स्वाभाविक उत्तेजक कहते हैं, तो भोजन क्या है, वो स्वाभाविक उत्तेजक है, जिसे जो है पावलोव ने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कहा अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस उन्होंने कहा। और ये कुत्ते का जो है लार का टपकना, डॉग जो भूखा है उसका लार आ जाना, मुंह में पानी आ जाना, इसको उन्होंने क्या कहा, इसको उन्होंने कहा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ये क्या था, एक नेचुरल रिस्पॉन्स था। हम अपने समझाने के वर्ड में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है इस वर्ड का प्रयोग नहीं करके अनकंडीशन वर्ड का उन्होंने क्या किया, यूज किया है। तो मुंह में पानी आना या लार टपकना क्या था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। ठीक, तो इसमें लर्निंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने जाना कि कुछ टेंडेंसी ऐसी होती है जो हमारे अंदर जो है जन्म से ही प्रेजेंट होती है, इनबॉर्न ही प्रेजेंट होती है। खाना आया, ये भूखा था इसलिए इसके मुंह से पानी आ गया, इसके मुंह से जो है लार टपकने लगा, ये नेचुरल था, इसमें लर्निंग की कोई जरूरत नहीं थी, ये इसमें लर्निंग नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक और चीज उन्होंने ऐड कर दिया। अब उन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट में एक और चीज ऐड कर दिया, और वो क्या थी, घंटी। ठीक है, घंटी। उन्होंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया इस एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने अब क्या किया कि जो कुत्ता था वो भूखा था, वो बंधा हुआ था, और जितना उसका लिमिट था वो उतना ही दूर तक जा सकता था। अब उन्होंने क्या किया कि खाना तो वो दे रहे थे, पहले तो वो खाना रखे, इसके मुंह से पानी टपकने लगा कि उस खाना को रखने से पहले, इस कुत्ते के सामने भोजन को रखने से पहले उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई। ठीक है, वेल जो है उन्होंने क्या की, घंटी बजाई। जैसे ही घंटी बजाई उसके बाद उन्होंने क्या किया, भोजन को इसके सामने रख दिया। ठीक, उसके बाद फिर जो है ये एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या किया, बार बार कई दिन तक जो है बहुत बार जो है इनको रिपीट किया। वो घंटी बजाते थे और खाना रख देते थे, घंटी बजाते थे और खाना रख देते थे, और खाना को देख के क्या होता था, ये जो भूखा कुत्ता है उसके मुंह से क्या होता था, लार टपकने लगता था। ऐसा उन्होंने कई दिन तक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत रिपीटेड मोड पे इसको किया। एक टाइम ऐसा आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कोई कुछ नया नहीं हुआ। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया गया, तो एक टाइम ऐसा आया कि कुत्ते के सामने जो है घंटी बजाई गई। ठीक है, घंटी बजाया गया, लेकिन उसके सामने जो है भोजन को नहीं रखा गया। घंटी बजा लेकिन भोजन को नहीं रखा गया, और ये देखा गया कि कुत्ते के मुंह से क्या हो गया, लार टपकने लगा। सिर्फ और सिर्फ भोजन को देखकर नहीं, बल्कि घंटी की आवाज से ही क्या हो गया, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा। तो उन्होंने इसको इस तरीके से समझाया कि देखो, जब अनकंडीशन स्टिमुलस था या नेचुरल स्टिमुलस था, उससे नेचुरल रिस्पॉन्स हो रहा था। ये तो कोई लर्निंग की बात नहीं, ये तो इनबॉर्न है, इसमें कुछ लर्निंग नहीं हुई। लेकिन अब क्या हुआ, जब मैंने बेल बजाया, जब मैंने घंटी बजाई और उसके सामने भोजन रखा, इसको रिपीटेड मोड पे किया, तो एक टाइम ऐसा आया जब कुत्ते को जो है घंटी बजा दिया गया और उसके सामने खाना रखा ही नहीं गया, लेकिन फिर भी ये देखा गया कि कुत्ते के मुंह से जो है वो लार टपकने लगा। तो ये क्या हो गया, घंटी का बजना और लार का टपकना, ये कोई कनेक्शन है क्या? इसके बीच तो कोई कनेक्शन नहीं है। घंटी के खाना को देखकर अगर लार आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, तो ये जो है ये नेचुरल है। लेकिन घंटी की आवाज से किसी के मुंह में पानी आ रहा है, वो क्या है, वो कोई नेचुरल तो नहीं हुआ। घंटी की आवाज से कुत्ते के मुंह में क्या आने लगा, पानी आने लगा। तो उन्होंने कहा कि यही उनका क्या था, एक्सपेरिमेंट था, जिससे उन्होंने क्या किया कि एक अननेचुरल चीज, एक अननेचुरल स्टिमुलस या एक कंडीशन स्टिमुलस से उन्होंने क्या किया, एक
नेचुरल रिस्पॉन्स क्रिएट कर दिया, एक नेचुरल और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स उन्होंने क्या किया, क्रिएट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भोजन कर रहा था अभी तक, अब वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसने ले ली, वो घंटी ने ले ली, वो बेल ने ले ली। भोजन की वजह से लार टपक रहा था, अब घंटी की वजह से क्या हो गया, कुत्ते का क्या हो गया, लार टपकने लगा। इसीलिए उन्होंने जो है इस थ्योरी को जो है नाम दिया क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। ये जो कुत्ता है, जो भूखा कुत्ता है, उसकी क्या हो गई, कंडीशनिंग हो गई। उसने कुछ पुराने और नए चीजों को जो है मिक्स करके उन्होंने क्या कर लिया, उस कुत्ते ने कुछ सीख लिया। अब जो है हम कह सकते हैं कि कुत्ते ने क्या किया है, वो लर्निंग किया है। इसके वजह से लार का आना, इसमें लर्निंग कुछ नहीं था, ये नेचुरल था, लेकिन इसके वजह से लार आ रहा है, इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया। पहले भोजन पे कुत्ते के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन अब घंटी की आवाज पे उसके मुंह में पानी आने लगा। तो हमने क्या कर दिया, जो स्टिमुलस था, अनकंडीशन जो स्टिमुलस था, अब उसका स्थान कौन ले लिया है, कंडीशन स्टिमुलस ले लिया है, और स्वाभाविक स्टिमुलस ले लिया है। तो ये था उनका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट। ये समझ में आ गया। हमने जो है पावलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को लेके जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसको हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट को जो है 3 स्टेज में समझाया गया है। अगर हो सकता है वहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं समझ में आया होगा, तो ये 3 स्टेज में जो है हमने इसका हिंदी नाम भी लिख दिया है नीचे। इसको जो है 3 स्टेज में जो है सिंपल तरीके से इस पूरे एक्सपेरिमेंट को जो है हम यहाँ समझ सकते हैं कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, ठीक है। सबसे पहले स्टेज की हम बात करते हैं, स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या हो रहा है कि जो हमारा लिखा हुआ स्टेज 1 में कि अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिसको लिखा गया शॉर्ट में UCS, अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस जो है वो क्या था हमारे एक्सपेरिमेंट में, वो था हमारा भोजन, जिसको हम नॉर्मल वर्ड में नेचुरल स्टिमुलस बोल रहे थे। इसका हिंदी होता है स्वाभाविक उत्तेजक। फर्स्ट स्टेज में कहा गया है कि अनकंडीशन स्टिमुलस जो कि फूड है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, वो उसके वजह से क्या होता है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है, जिसको शॉर्ट में UCR लिखा गया है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता था, सेलिब्रेशन होता था। पहला स्टेज यही बताया गया, और हम लोगों ने भी यही देखा कि जब अनकंडीशन स्टिमुलस होता है, मतलब भोजन को रखा गया तो कुत्ते के मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया, उस लार टपकने लगा। तो पहला स्टेज में हमने यही जाना इस एक्सपेरिमेंट में कि जब कभी भी अनकंडीशन स्टिमुलस को लाया जाएगा भोजन को, ठीक है, तो क्या होगा, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स तो होगा, मतलब मुंह में पानी आएगा और मुंह में जो है सेलिब्रेशन होगा, लार टपकेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज। ये तो इजी है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं दूसरे स्टेज में। स्टेज 2 ये कह रहा है कि कंडीशनड स्टिमुलस, पहले तो एक्सपेरिमेंट में यही हमने जाना ना कि नेचुरल स्टिमुलस लाएंगे, नेचुरल रिस्पॉन्स होगा, यही बताया गया है स्टेज 1 में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, कंडीशनड स्टिमुलस, उन्होंने क्या किया कि भोजन के साथ साथ उन्होंने किसको ऐड कर दिया, बेल को ऐड कर दिया, घंटी को ऐड कर दिया। तो वहां पे घंटी क्या हो गई, कंडीशनड स्टिमुलस हो गई, एक अननेचुरल स्टिमुलस कह सकते हैं, या अस्वाभाविक स्टिमुलस हो गई। स्टेज 2 में क्या हुआ कि घंटी की आवाज हुई, ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या रखा, भोजन को रखा। तब किस तरीके का रिस्पॉन्स हुआ, तो भी नेचुरल रिस्पॉन्स ही हुआ, अनकंडीशन रिस्पॉन्स ही देखने को मिला, ठीक है। ये स्टेज 2 कह रहा है। अब हम आते हैं स्टेज 3 में। स्टेज 3 में क्या हुआ कि बेल साउंड कंडीशन स्टिमुलस को रखा गया, और उससे क्या हो गया, कंडीशन रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला, और वो क्या था, सेलिब्रेशन, मतलब मुंह से लार का टपकना। इस 3 स्टेज में जो है पावलोव की थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। ये बहुत ज्यादा अजीब देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये काफी इजी है, इसको आप लिखकर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही पूरा का पूरा क्या था, पावलोव का थ्योरी था। पहले उन्होंने किसकी बात की, पहले उन्होंने बात की नेचुरल स्टिमुलस होगा तो नेचुरल रिस्पॉन्स होगा। उन्होंने नेचुरल वर्ड ना यूज करके उन्होंने कहा अनकंडीशनड स्टिमुलस, तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा। पहला स्टेज यही था। फिर उन्होंने क्या किया कि भोजन के साथ साथ जो है एक और चीज ऐड कर दी, वो थी घंटी। तब उन्होंने घंटी को बजाया और उसके बाद उन्होंने भोजन रखा उसी एक्सपेरिमेंट में, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिला, तब भी क्या हो गया, कुत्ते के मुंह से लार टपका, नेचुरल रिस्पॉन्स ही देखने को मिला, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स ही देखने को मिला। लेकिन स्टेज 3 में ये बताया जा रहा है कि इसी प्रोसेस को जब हमने पढ़े एक्सपेरिमेंट, तो हम इस बात को जाने कि जब इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया गया ना,
तो एक टाइम ऐसा आया जब घंटी की आवाज से ही क्या हो गया, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा। तो थर्ड स्टेज में यही कहा गया है कि कंडीशनड स्टिमुलस, मतलब घंटी का जो बजना है, घंटी की जो आवाज है, उससे क्या होने लगा, कंडीशनड रिस्पॉन्स तो हो गया, मतलब मुंह से लार टपकने लगा। अब देखिए, जब हम यहाँ बोल रहे हैं सेलिब्रेशन, मतलब मुंह से लार टपकना, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है, नेचुरल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक रिस्पॉन्स। लेकिन यहाँ जब हम सेलिब्रेशन लिखे, यहाँ पे लिखे तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स भी लिखे, लेकिन जब हम यहाँ पे सेलिब्रेशन लिखे तो उसको हमने क्या कह दिया, कंडीशनड रिस्पॉन्स कह दिया। यही तो लर्निंग हुई, जब भोजन रखा गया एक भूखे कुत्ते के सामने और उसके मुंह से लार टपका, तो इसमें लर्निंग क्या है, ये तो नेचुरल है। लेकिन जब उसको घंटी बजाई गई और भोजन भी नहीं रखा गया, तब उसके मुंह से लार टपक गया, यही तो क्या है, यही लर्निंग है। पहले जो है, जब भोजन को रखा जा रहा था और कुत्ते के मुंह से पानी आ रहा था, मुंह से लार टपक रहा था, तो उसमें सीखने जैसा कुछ नहीं था, वो नेचुरल था, वो कॉमन था, इनबॉर्न था। लेकिन लास्टली क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट को जब रिपीटेड मोड पे किया गया कई दिनों तक, तो क्या हो गया कि घंटी की आवाज से ही क्या होने लगा, सेलिब्रेशन होने लगा, कुत्ते के मुंह से क्या हो गया, लार टपकने लगा। यही इसी को हम क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। मतलब कंडीशन स्टिमुलस से अब किस तरीके का रिस्पॉन्स होने लगा, वो तो अभी भी सेलिब्रेशन ही रहा है, लेकिन इस रिस्पॉन्स को हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो स्टिमुलस है वो अनकंडीशन स्टिमुलस नहीं है, बल्कि कंडीशन स्टिमुलस है। इसलिए इसके रिस्पॉन्स जो कि सेलिब्रेशन हुआ, उसको हमने क्या कहा, कंडीशन रिस्पॉन्स कहा। तो ये स्टेज जो है, 3 स्टेज में उन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट को जो है उनके इस 3 स्टेज में समझा दिया गया है। ये समझ में आ गया। पावलोव का जो थ्योरी हमने जाना, अब क्या है उसमें फैक्ट किया गया है। उसका फैक्ट क्या है? फैक्ट यही है इस थ्योरी का कि ये जो थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो एक डॉग पे किया गया है, ठीक है। दूसरा ये कि ये बता रहे हैं पावलोव कि जब किसी व्यक्ति की कोई नीड पूरी नहीं होती है ना, जब किसी की आवश्यकता पूरी नहीं होती है, जब किसी भी व्यक्ति या जानवर की, तो क्या होता है, उसमें अस्थिरता डेवलप हो जाती है, अनस्टेबिलिटी आ जाता है। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो सीखना है, जो लर्निंग है, वो अभ्यास से जो है वो बेहतर हो सकता है। मतलब बार बार किसी चीज का अभ्यास करके जो है हम सीख सकते हैं। उन्होंने लर्निंग के लिए अभ्यास से, एक्सरसाइज से उन्होंने क्या किया, जोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इस थ्योरी का मदद से, इसी तरीके से जो है हम इसका यूज अदर जगह भी कर सकते हैं। जैसे बच्चे को कुछ सिखाना हो, कुछ पढ़ाना हो, उसको वर्ड सिखाना हो, बच्चे को कुछ सिखाने के लिए जो है हम इस जो थ्योरी है इसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये थ्योरी जो होता है ना, वो रीइंफोर्समेंट पर जो होता है वो बल देता है। पुनर्बलन में क्या करता है, ये थ्योरी क्या करती है, वो बल देती है। इसका यूज होता है किसी को, जैसे अभी हमने कहा बच्चे को कुछ सिखाना हो, चाहे वर्ड हो या कुछ भी उनको सिखाना हो, तो इस कंडीशन में जो यूज कर सकते हैं। ये जो हमारा पावलोव का थ्योरी था ये कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट जो है थ्योरी ऑफ लर्निंग को जानेंगे। थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसका हिंदी में मतलब हुआ अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जिसको गॉस्टाल्ट, कोहलर और भी मनोवैज्ञानिकों ने जो है मिलकर उन्होंने इन थ्योरी को जो है दिया। इसको हम क्या कहते हैं, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। इस थ्योरी में जो है, जो कोहलर या फिर और भी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर इन थ्योरी को दिया, थ्योरी ऑफ लर्निंग को दिया, उसमें उनका कहना यह था कि जो लर्निंग की जो प्रक्रिया होती है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, वो इनसाइट द्वारा होती है, वो अंतर्दृष्टि द्वारा होती है। उन्होंने ये कहा कि जब कोई व्यक्ति जो है किसी चीज को सीखना चाहता है या किसी भी चीज को वो समझना चाहता है, वो किसी काम को सीखना चाह रहा है, तो वो क्या करता है कि वो उस काम को अच्छे तरीके से देखता है, उस चीज को उसके हर पहलू को वो देखता है, देखकर समझकर जो है उसके बीच एक कनेक्शन बनाता है और उसके बाद व्यक्ति क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इनसाइट कह रहे हैं, अंतर्दृष्टि कह रहे हैं। मतलब इन्होंने कहा कि जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो अंतर्दृष्टि द्वारा होती है। इनका कहना था कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रैक्टिस का कोई खास रोल नहीं है, मतलब अभ्यास का कोई खास रोल नहीं है, बल्कि इनसाइट जो है उसकी वजह से जो है सीखने की प्रक्रिया होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सीखना है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो है धीरे धीरे करके बॉन्ड बनाने को नहीं कहते, बल्कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच क्या बॉन्ड है, क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, उसको सडनली जो है अचानक समझ लेने से होता है सीखने की प्रक्रिया। ना कि उसके बीच में धीरे धीरे बॉन्ड बनाकर हम सीखते हैं, बल्कि उनके बीच क्या कनेक्शन है, क्या बॉन्ड है, उसको हम अचानक से समझ के जो है हम क्या करते हैं, सीखते हैं।
उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति है उसमें अगर वो सीखता है किसी चीज को तो उसमें उसका प्रैक्टिस का जो होता है वो बहुत खास रोल नहीं होता है, बल्कि इनसाइट का जो होता है वो रोल होता है। और जो इनसाइट होता है वो कैसे होता है, वो अचानक होता है, सडन आता है। इसीलिए सीखने की जो प्रक्रिया होती है, लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो भी धीरे धीरे नहीं होता है बल्कि सडन होता है। ये थ्योरी जो है लर्निंग को सडन प्रोसेस बता रही है, अचानक होने वाली प्रक्रिया बता रही है। इस थ्योरी में जो भी मनोवैज्ञानिक थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा हम आपको ये बता रहे हैं। तो उन्होंने इस तरीके से कहा, जैसे कि हम लोग अगर कार्टून देखते होंगे तो मोटू पतलू कार्टून देख रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कभी कुछ प्रॉब्लम आता है तो जो पतलू होता है वो अचानक से बोलता है आइडिया, मतलब उसको कुछ आइडिया आ गया, आपकी बत्ती चल गई, आइडिया आ गया। तो इसी तरीके से हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं या किसी चीज को हम सीखना चाह रहे हैं, उसको हर एस्पेक्ट से हम देख रहे हैं, उसका परसेप्शन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझते एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि उसको अच्छे तरीके से हम परसेप्शन करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम उसका कनेक्शन जो है, रिलेशन जो है हम समझ लेते हैं और हम क्या कर देते हैं, रिस्पॉन्स कर देते हैं और रिस्पॉन्स करके हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं। तो उसी तरीके से अंतर्दृष्टि है, मतलब जैसे आइडिया वाला है ना मोटू पतलू कार्टून वाला, उसी तरीके से जब हम समझते हैं और परसेप्शन करते हैं तो अचानक से क्या होता है हमारे माइंड में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या कर देते हैं, रिस्पॉन्स कर देते हैं और हम क्या कर लेते हैं, लर्निंग कर लेते हैं, हम सीख लेते हैं। ठीक, ये थ्योरी क्या गया। इस थ्योरी में जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। उसको जो है इन्होंने जो भी कहा अभी उनको उन्होंने इस स्टेजेस में जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया है, समझाने की कोशिश किया है। स्टेज 1 के एक्सपेरिमेंट की हम बात करें तो ये जो हमने लिखा है बस एक पॉइंट में हमने लिख दिया है समझाने के लिए कि इजीली आपको याद रह जाए। आप इसको सेंटेंस में या और अच्छे तरीके से जो है आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। ये जो है बस समझाने के लिए है, इसको इस तरीके से एग्जाम में नहीं लिख देना है, ठीक है। ये हमने पॉइंट लिखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो स्टेज 1 में जो है ये बताया जा रहा है कि उन्होंने किन किन चीजों को अपने एक्सपेरिमेंट में लिया। तो स्टेज 1 में जो है उन्होंने क्या किया कि एक बनमानुष लिया, उस बनमानुष का नाम क्या था, सुल्तान था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक स्टिक लिया, एक छड़ी ली। उसके बाद उन्होंने केला लिया। अब उन्होंने क्या किया, एक बनमानुष है उसको उन्होंने क्या किया, एक पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक, और उस पिंजरे के अंदर उन्होंने क्या किया, एक डंडा रख दिया, एक स्टिक, एक छड़ी रख दी, और उन्होंने क्या किया, केला को कुछ दूरी पर पिंजरे से बाहर रख दिया, ताकि मतलब इतनी दूरी पर रखा कि वो स्टिक से जो है उस केले को जो है व्यक्ति मतलब वो जो बनमानुष है वो ले सकता है। तो क्या हुआ कि स्टेज 1 में जब ऐसे रखा, बनमानुष भूखा था, अब वो क्या कर रहा है, इधर उधर कोशिश कर रहा है, कोशिश करते करते अचानक से उसका ध्यान स्टिक पे जाता है, उसने स्टिक को निकाला और उसने क्या किया, बाहर उसको किया, पिंजरे से बाहर किया और केले को अपनी ओर खींच लिया और उसने केले को ले लिया और खा लिया, ठीक है। स्टेज 1 में ये हुआ। अब स्टेज 2 में उन्होंने क्या किया कि बनमानुष अभी भी सुल्तान ही है, उसको उन्होंने क्या किया, पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। लेकिन इस बार उन्होंने एक चीज ये किया कि केला जो है वो बाहर रखा, ठीक है, लेकिन रूम में जो है स्टिक जो है वो एक था। स्टेज 1 में जो है उन्होंने एक डंडा अंदर रखा था, लेकिन इस बार उन्होंने पिंजरे के अंदर 2 डंडे रखे, 2 स्टिक को रखा और केला को जो है 2 स्टिक की दूरी पर उन्होंने पिंजरे से बाहर रख दिया। अब जो बनमानुष था वो थोड़ा कोशिश करते करते अचानक उसका ध्यान गया, वो एक स्टिक पे ट्राई किया, नहीं आया। अब उसने क्या किया कि उन्होंने जो 2 स्टिक रखे थे वो इस तरीके के स्टिक थे कि उसको आपस में कनेक्ट किया जा सकता था। उसके बाद बनमानुष ने क्या किया, सुल्तान जो था उसने क्या किया कि उसको जो है कनेक्ट कर दिया और उसके बाद उसने क्या किया, फिर उसको पिंजरे से बाहर करके उसने केले को अपनी ओर खींच लिया और केला उसने खा लिया। ये था दूसरा स्टेज एक्सपेरिमेंट का। तीसरे में उन्होंने क्या किया, फिर से पिंजरे में सुल्तान जो बनमानुष था उसको बंद किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस बार जो है पिंजरे से बाहर केला नहीं रखा बल्कि ऊपर जो छत है ना उससे लटका दिया केले, और इस बार जो है उन्होंने स्टिक नहीं रखा बल्कि कमरे में एक बक्सा रख दिया। अब क्या किया, तो ऊपर से जो है छत से लटका दिया केले को और कमरे में एक बक्सा रख दिया। उस बनमानुष ने बहुत कोशिश की, वो थोड़ी बहुत उसकी दूर था, उसने बहुत कोशिश किया, फिर उसको अचानक से जो है वो बक्सा दिखा और बक्से पे वो चढ़ा और उसने उस केले को क्या कर लिया, ले लिया और उसने खा लिया। ये था आपका स्टेज 3, ठीक है। अब आता है स्टेज 4। स्टेज 4 एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या चेंज किया, उन्होंने सुल्तान बनमानुष को लिया, पिंजरे में बंद किया और उन्होंने क्या किया, इस बार बॉक्स जो है वो 3 में जो है एक बॉक्स था, लेकिन स्टेज 4 में बॉक्स की संख्या डबल कर दी, उन्होंने 2 बॉक्स रखा और दोनों को अलग अलग रखा। अब उसने क्या किया, फिर से ऊपर जो है केले को लटका दिया,
अब वो कोशिश किया, उसके बाद वो एक बॉक्स पर चढ़ के भी कोशिश किया, नहीं हो पाया। फिर उसने क्या किया कि एक बॉक्स को जो है दूसरे बॉक्स के ऊपर रख दिया। उसके बाद वो वनमानुष जो है उसके ऊपर चढ़ गया और केले को ले लिया और उसने क्या किया, खा लिया। तो इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने 4 स्टेज में दर्शाया है। ये मैंने शॉर्ट में याद रखने के लिए बस बता दिया है। इसको इस तरीके से आपको पेपर में या एग्जाम में नहीं लिखना है। अब क्या है कि इस तरीके से एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया। उसके बाद ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा कि जो सीखने की जो प्रक्रिया है ना, लर्निंग जो है ना, वो अचानक होती है, सडन होती है। उसमें प्रैक्टिस का कोई ज्यादा रोल नहीं होता है, मतलब प्रैक्टिस का रोल नहीं होता है। उन्होंने कहा वनमानुष जो है उसको सडन जो है आइडिया आया और उसको उसी चीज को उसने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। तभी उसने क्या किया, उस चीज को बाहर निकाला, केले को अपनी ओर खींचा और उसने क्या किया, सीखा। उसने क्या किया, कुछ लर्न किया। तो उन्होंने कहा सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, वो सडन होती है। जब व्यक्ति कोई प्रॉब्लम में होता है तो उसके बारे में वो सोचता है, उसके समाधान के बारे में सोचता है और सोचते सोचते अचानक से जो उसको कुछ आइडिया आता है, उसके बेस पे वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद व्यक्ति क्या करता है, सीख जाता है या फिर उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है। तो उनका जो लर्निंग का जो थ्योरी था वो 4 स्टेज में उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा दिया। ये समझ में आ गया। लिमिटेशन ऑफ इनसाइट थ्योरी, हमने जो अभी इनसाइट थ्योरी को जाना है उसका लिमिटेशन क्या है, उसका सीमाएं क्या है। पहला बात यह है कि जो इस थ्योरी में, इनसाइट थ्योरी में ये बताया गया, उन्होंने ये कहा कि लर्निंग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो सडन होता है, अचानक कोई व्यक्ति लर्न कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है। लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो अभ्यास से होता है। व्यक्ति जो है धीरे धीरे करके सीखता है, समझता है, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करता है। तो कभी भी जो लर्निंग की प्रोसेस है वो सडन नहीं होती है। तो ये इसका पहला लिमिटेशन हो गया। दूसरा ये कि इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि चाहे कोई भी तरह का जीव हो, वो इनसाइट द्वारा ही सीखता है। इसमें प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस का कोई रोल उन्होंने बताया ही नहीं। उन्होंने प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस को जो है इम्पोर्टेंट नहीं दिया इस स्टोरी में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लर्निंग में जो होता है वो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि बहुत सारे, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, वो उसमें इंसाइट नहीं होता है, वो इंसाइट द्वारा नहीं सीखते हैं, बल्कि वो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के द्वारा सीखते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को कुछ याद करना है तो वो बार बार उसको रट रहा है, बार बार उसका अभ्यास कर रहा है, उसके बाद वो उस चीज को सीख रहा है। तो ये दो क्या था इसका, इस थ्योरी का जो है लिमिटेशन था। 3 थ्योरी को कंप्लीट किया। अब हमारा लास्ट थ्योरी है स्कीनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसका हिंदी में यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसका हिंदी क्या होता है। अब स्कीनर आए, ठीक है, स्कीनर भी एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने एक थ्योरी दिया, किससे रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड। उनके थ्योरी को क्या कहा जा रहा है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। स्कीनर का जो थ्योरी था ना, वो थॉर्नडाइक का जो रूल था, हमने 3 रूल पढ़ा, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। तो जो स्कीनर की थ्योरी थी वो थॉर्नडाइक के तीसरे नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट पे क्या थी, बेस्ड। उसी लॉ के बेस पे इन्होंने क्या किया, लर्निंग से रिलेटेड एक थ्योरी दिया। उसी थर्ड जो था लॉ ऑफ इफेक्ट, इसी पे इनका थ्योरी क्या है, बेस्ड है। इसमें उन्होंने, और वो थ्योरी, वो जो हमारा रूल था, जो लॉ था, वो क्या कह रहा था, थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट यही कह रहा था कि व्यक्ति अगर कोई काम को करता है और उस काम को करने से उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है, मतलब उसका रिजल्ट अच्छा आता है, तो व्यक्ति क्या करेगा, उस काम को रिपीटेड मोड पे करेगा। लेकिन अगर व्यक्ति ने किसी काम को किया और करने के बाद उसे अच्छा नहीं लगा, उसे संतोष नहीं मिला, सेटिस्फेक्शन, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उस काम को दोबारा नहीं करना चाहेगा। और ये जो स्कीनर ने थ्योरी दी है वो इसी लॉ ऑफ इफेक्ट के सिद्धांत पे क्या है, बेस्ड है। स्कीनर ने क्या किया, इसको जो है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दर्शाया है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने एक बॉक्स लिया और बॉक्स के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट चूहे और कबूतर दोनों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। हम चूहे के बारे में समझते हैं कि जो उन्होंने एक बॉक्स लिया, उसके अंदर उसने भूखे चूहे को डाल दिया और उस बॉक्स के अंदर एक लीवर लगा दिया। लीवर मतलब ये लीवर नहीं, लीवर मतलब जो है यहाँ इस जो थ्योरी है उसमें लीवर वर्ड यूज किया गया है, इसलिए मैंने लीवर बोला। इसको आप एक तरीके से स्विच समझ सकते हो, जिसको ऑन ऑफ करने से क्या होगा, चूहे के लिए कुछ दाना आता है, मतलब उसके लिए भोजन आता है। अब क्या है कि चूहा बॉक्स में बंद है और भूखा है, और उस बॉक्स में क्या है, एक स्विच है, उसको लीवर कहा गया, ठीक है, लीवर। उसको क्या किया कि चूहा को भूखा है, उसको बंद कर दिया। अब क्या हुआ, चूहा इधर उधर छटपटा रहा है क्योंकि वो भूखा है। छटपटाते छटपटाते क्या हुआ, अचानक से चूहे का जो पाँव है उस क्या हो गया, उस लीवर पे पड़ा। जैसे उस लीवर में उसका जो है पड़ा, वो क्या हो गया कि ऊपर से कुछ दाना गिरा, कुछ भोजन आया, चूहे ने उसको खा लिया। ठीक, अब जब दोबारा भूख लगी, फिर से वो छटपटाने लगा, फिर से वो लीवर को दबाया, फिर से भोजन आया, फिर से उसने खा लिया।
जब ये बार बार होता गया तो उन्होंने ये देखा स्किनर ने कि चूहा जो है वो गलती क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब बहुत जल्दी जो है वो लिवर को दबा रहा है और उसको भोजन मिल जा रहा है। और एक टाइम इसी एक्सपेरिमेंट में ऐसा आया कि चूहा जो है उस लिवर को ही दबा रहा है, ठीक है, उससे वो हटा ही नहीं, बल्कि उसको बार बार ऑन ऑफ स्विच की तरह उसको ऑन ऑफ कर रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में यही समझाने की कोशिश की है कि जब जो है कोई व्यक्ति कुछ काम को किया और उसका रिजल्ट अच्छा आया तो व्यक्ति उस काम को क्या करता है, रिपीट करता है। अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, उसको जो है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो व्यक्ति उस काम को क्या करता है, रिपीट नहीं करता है। यहाँ जो बोला गया है स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसका मतलब ये हुआ कि इस थ्योरी में जो चूहा है जो सीख रहा है वो किस बेसिस पे सीख रहा है, वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट से जो है वो सीख रहा है। उसने कुछ एक्शन किया, मतलब उसने लिवर को दबाया, उसके बाद उसका कुछ रिजल्ट आया और उसके बाद चूहे ने क्या किया, सीख लिया कि इसको दबाने से क्या होता है, खाना आता है। तो यहाँ जो सीखना है, यहाँ जो लर्निंग है वो रिवॉर्ड या पनिशमेंट के बेसिस पे हो रही है मेनली। तो इस थ्योरी में जो है वो रिवॉर्ड के बेसिस पे हो रही है, इसलिए इस थ्योरी का जो नाम है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस थ्योरी का कंक्लूजन क्या निकलता है, इस थ्योरी का कंक्लूजन वही निकलता है कि व्यक्ति किसी काम को करेगा, अगर उसको करने से उसे खुशी मिलती है तो उसको क्या करेगा, रिपीटेड मोड पे करेगा। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी एक्शन के लिए स्टिमुलस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जब स्टिमुलस के प्रति हम रिस्पॉन्स देते हैं, वो रिस्पॉन्स जो होता है वो हमको क्या करता है, हमारे लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता है, पुनर्बलन का काम करता है। और अगर वो जो रीइंफोर्समेंट है, मतलब हमने कुछ काम किया और उसका रिस्पॉन्स अच्छा आया, वो हमको क्या करेगा, रीइंफोर्समेंट का हमारे लिए काम करेगा। तो अगर वो अच्छा परिणाम है, वो हमको क्या करेगा, इसी काम को बार बार दोहराने के लिए क्या करेगा, हमको फोर्स करेगा। इस थ्योरी का कंक्लूजन हमने 4 थ्योरी जो लर्निंग पे बेस्ड है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। इसका लास्ट पॉइंट है और वो है मेथड ऑफ लर्निंग, मतलब कौन कौन सा ऐसा मेथड है जिसका यूज करके जो हम लर्निंग कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड की बात हो रही है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। कोई एक बच्चा है, मान लीजिए वो, उसके पास सीखने का एक ये ऑप्शन है कि वो खुद किसी काम को करे और करके फिर उसको सीखे। क्योंकि जब वो किसी काम को करेगा तो उसके लिए वो प्लानिंग बनाएगा, वो कुछ चीज को ढूंढेगा, तो इससे क्या होगा, जब वो प्लानिंग बनाएगा, वो काम करेगा, उससे कुछ रिजल्ट आएगा, इससे क्या होगा, ये एक लर्निंग का जो है डूइंग वाला मेथड हो गया, मतलब किसी काम को करके सीखने का ये एक तरीका हो गया, ठीक है। जब वो किसी काम को करेगा तो उसके पीछे एक पर्पस रहेगा, तो वो किसी काम को करेगा, उसके लिए वो अपना योजना बनाएगा, उसका कुछ रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट से क्या होगा, बच्चा सीख जाएगा। तो ये क्या हो गया, लर्निंग बाय डूइंग हो गया। जैसे बच्चा है वो चम्मच से खाना सीखना चाहता है या फिर जूते पहनना सीखना चाहता है, तो वो क्या हो रहा है, वो कुछ काम कर रहा है, उसमें फेल हो रहा है या फिर ठीक हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, वो सीख रहा है कि इस तरीके से हमें फीते नहीं बांधने, इस तरीके से बांधने हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड हुआ कि हम किसी काम को करें, उसमें गलती करें या फिर सीख एक ही बार में हम उसको सही कर दे, वो अलग बात है, लेकिन लर्निंग का एक तरीका ये हुआ कि हम किसी काम को खुद करके सीखें। दूसरा मेथड ये हुआ लर्निंग बाय सुपरविजन, कहने का मतलब है कि निरीक्षण द्वारा सीखना, किसी चीज को जो है निरीक्षण करके जो है किसी चीज को सीखना, किसी चीज को हम छू रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इन सारे मेथड का यूज करके भी हम लर्निंग कर सकते हैं। तीसरा है लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट करके भी सीख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करके कोई व्यक्ति जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, उससे कुछ नया रिजल्ट निकला और उससे उसने क्या किया, कुछ सीखा कि इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करने से इस तरीके का रिजल्ट आता है। तो ये भी एक लर्निंग का क्या हो गया, मेथड हो गया, क्या, एक्सपेरिमेंट। फोर्थ है हमारा डिस्कशन मेथड, हम डिस्कशन करके भी जो है वो लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत सारे जैसे ग्रुप स्टडी करते हैं ना, लोग बैठे हुए हैं, वो कुछ एक टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, कोई दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम डिस्कशन करके भी जो है हम लर्निंग कर सकते हैं। पांचवा है फॉलोइंग मेथड, हम किसी को फॉलो करके भी जो है सीख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई जो है जिन्हें हम पसंद करते हैं, ठीक है, जो हमारे आइडियल हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनसे हमें कुछ सीखना है, तो उनका जो भी वो बताए हैं, उन्होंने जो भी कहा है, उस चीज को हम फॉलो करके भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। तो ये जो है फॉलोइंग मेथड। सिक्स है हमारा कंप्लीट मेथड, किसी भी चीज को एक साथ हम कंप्लीट तरीके से भी सीख सकते हैं। मान लीजिए ये चैप्टर है या एक बुक है, हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और उसको हम क्या करना चाहते हैं, एक ही बार में कंप्लीट तरीके से इसको सीख लेना चाहते हैं, इसको हम दोहरा लेना चाहते हैं। तो ये भी एक तरीका हुआ कि हम एक ही साथ जो है पूरा का पूरा चीज को जो है हम पढ़ ले। ये सीखने का क्या हुआ, कंप्लीट मेथड हुआ। अब हमारा नेक्स्ट आता है 7,
पार्शियल मेथड, ये सीखने का भी एक मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, चीजों को बांट के जो है तोड़ के सीखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो है हमने कोई बड़ी चीज को जो है डिवाइड कर दिया और उसके बाद जो है उसके एक एक पार्ट को जो है सीखते चले जाते हैं। ये क्या हो गया, लर्निंग का पार्शियल मेथड हो गया। तो ये था हमारा मेथड ऑफ लर्निंग। हमारा जो चैप्टर 15 था लर्निंग, जो कि थोड़ा बड़ा था। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, जो भी थ्योरी थी वो आपको समझ में आई होगी। ये हमारा चैप्टर 15 वो खत्म होता है। थैंक यू।